जो लाइट है वो हमेशा से चारों दिशा में बराबरी से फैलती है। तो अब मैं क्या करता, अगर चारों दिशा में बराबरी से फैलती है तो एक स्पेयर बनता है, ये एक आर्टिफिशियल स्पेयर बनता है। अगर इस स्पेयर में मैं पॉइंट्स ले लूं तो इस पॉइंट को ल्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकस बोलते हैं। तो ल्यूकस का मतलब क्या होता है? किसी स्पेयर पे जब हम कोई पॉइंट लेते हैं, कोई भी स्पेरिकल पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ल्यूकस पॉइंट। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या बता रहा हूं मैं? नाउ ल्यूकस पॉइंट में अगर मैं होल कर देता हूं, मान लो ये एक मैंने आर्टिफिशियल पेपर लगा दिया बल्ब के आगे, अब इस पे मैं होल कर दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं देखो सलून आजकल बनते हैं तो ये क्या करते हैं, सीलिंग भी बनाते हैं। जैसे मान लो एक सलून बनाया गया, अब मुझे ये बहुत खूबसूरत सलून बनाना है, बरोबर, मैंने दुकान चालू किया, तो मैं क्या करूंगा, जो दीवार होगी ना उसको ऐसा सील कर दूंगा, ऐसे कागज से या क्या बोलते हैं बैकलाइट से भर दूंगा। अब इसके अंदर मैं बल्ब लगा दूंगा बहुत सारे, और यहाँ पर होल कर दूंगा, जहां जहां से मेरे को लाइट चाहिए वहां वहां मैं होल कर दूंगा। तो क्या होगी, यहाँ तो बहुत सारी ट्यूबलाइट लगी हुई है, जहां जहां से होल होगा वहां से लाइट नीचे की तरफ आएगी। तो कैसे? तो लोगों को बहुत मस्त लगता है, अरे क्या स्टाइलिश दुकान है। तो वो बनाया गया है। तो आपने जब होल किया तो वहीं से ही लाइट बाहर आ रही, बाकी जगह से लाइट आ रही है क्या? हाँ कैस कुलसुम? नहीं, बाकी जगह से लाइट नहीं आएगी। लाइट सिर्फ वहीं से आएगी जहां पर आपने होल किया है उस बोर्ड पर। ठीक है? तो उस पॉइंट को ल्यूकस पॉइंट बोलेंगे। अब जरा ध्यान दो, ल्यूकस पॉइंट क्या होता है? ल्यूकस पॉइंट को ही हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब लाइट के डायरेक्शन देखो, लाइट हमेशा सीधी आगे बढ़ती है, वो हमेशा प्रोपोगेट करती है। तो जरा देखो, कोई भी चीज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो प्रोपोगेट करता है उसको, लाइट के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? वेव नॉर्मल। देखा गया है कि वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, यानी लाइट अगर ऐसी जा रही है तो अपनी जो शेडो है या सॉरी फील्ड है, जो रोशनी है, वो ऐसे फैलाती है। फैलाव ऐसा है, डायरेक्शन ऐसा है। तो डायरेक्शन होता है वेव नॉर्मल और फैलाव होता है वेव फ्रंट। क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? कैस कुलसुम? क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पे। तो बोलते हैं तीन टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, और एक होता है साइलेंट्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? अगर आप बल्ब ले लेते हो तो बल्ब से चारों दिशा में लाइट फैलती है, तो इसको मैं बोलूंगा स्पेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि इससे एक गोल बनेगा। तुमने देखा ओल्ड पिक्चर में भी देखा होगा, जैसा सूरज की रोशनी दिखाता है और इस तरह से कुछ दिखाता है ना? तो ये बता रहा है कि एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बना है, सूरज की रोशनी इस तरह से फैल रही है, तो एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी एक स्पेयर बन जाता है, बरोबर। अब उस स्पेयर में अगर मैं पॉइंट्स ले लूं, मान लो उस स्पेयर के जैसे मैंने एक आर्टिफिशियल पेपर वाला स्पेयर मैंने लगा दिया, मान लो कागज लगा दिया, ठीक है। अब रोशनी कैसे छुप जाएगी उसमें, अब मैं क्या करूंगा, उस पेपर में होल करूंगा तो वो रोशनी उस पेपर से आगे निकलेगी और आगे जाकर फिर से रिमेनिंग स्पेयर बनाएगी, बरोबर के नहीं? वो सब आगे सब तवज्जो हो गया। तो ये जो दूसरा स्पेयर बनेगा, ये प्राइमरी सोर्स, वो जो दूसरा बनेगा वो रहेगा अपना व्हाट वी कॉल सेकेंडरी सोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स को प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं, पर सेकेंडरी सोर्स की बात आती है ना तो उसको वेव फ्रंट नहीं बोलते, वेव लेट बोलते हैं। तो बोलेंगे सर वेव लेट क्यों बोल रहे? ये बताने के लिए, जाहिर करने के लिए कि ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव फ्रंट है, इसी वजह से थोड़ा लफ्ज चेंज कर देते हैं, चीज वही है। तो ये हो गया स्पेरिकल। क्लियर है कुलसुम, कैस? अब आते हैं प्लेन वेव फ्रंट में। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? देखो, अगर आप कोई टॉर्च से लाइट मारते हो तो टॉर्च से जाने वाली लाइट हमेशा सीधी जाती है, सीधी जाती है कि नहीं, बरोबर। अब टॉर्च हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया, क्योंकि ये लाइट एमिट कर रहा है। अब बीच में मैंने पेपर लगा दिया तो लाइट कैसे रुक जाएगी? अब मैं क्या करूँगा, बीच में पेपर में 3 होल करूंगा तो लाइट उससे भी कैसे जाएगी? सीधी जाएगी, ऐसा स्क्वायर बनाते हुए आगे सीधी बढ़ेगी। एक और पेपर लगा देता हूँ, फिर रुक जाएगी, फिर उसमें होल कर दूंगा। तो ये जो होल है क्या है? ये क्या है? ल्यूकस पॉइंट है, करेक्ट है। उसमें से भी आगे लाइट जाएगी। पर आप जितनी बार ऐसे लाइट को रुकाओगे ना, एक लिमिट आएगी, लाइट एकदम से ब्लर हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कि लाइट की एक लिमिट होती है ना ट्रैवल करने की, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट की लिमिट, रेंज, डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो डिस्टेंस में क्या लिखा हुआ है? ct लिखा है। अब बोलेंगे सर ये आया कैसे? तो जरा ये नॉर्मल फॉर्मूले से आया है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हाँ मुसब, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है ना फॉर्मूला? बरोबर लिखा है कि नहीं मैंने? क्या गलत लिखा हूं मैंने? हाँ गाइस कुलसुम? आप देखो, लाइट के अंदर, लाइट के अंदर स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? c से।
और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेवलेंथ से। किससे? वेवलेंथ से। और टाइम को एज इट इज। अब लाइट के अंदर अगर आपको डिस्टेंस देखना है तो आप क्या करो, इस टी को ले लो लेफ्ट साइड, तो वेवलेंथ हो जाएगा सी टी। आई होप आपकी समझ में आया होगा ये सी टी क्या है। एक्चुअली लाइट में डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है? वो स्पीड और टाइम पर निर्भर करती है। कोई का डाउट आया इधर पे? क्लियर है? हाँ, मुसा, तबस्सुम, कैस, कुलसुम। हाँ सर। नेक्स्ट आते हैं साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट पे। साइलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है? एक ट्यूबलाइट ले लो। जब किसी ट्यूबलाइट से रोशनी फैलती है तो वो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में फैलती कि नहीं, ऐसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब क्या करो, तुम आर्टिफिशियल कागज लगा दो बीच में, उसमें पॉइंट लो। ये पॉइंट क्या होते हैं? ल्यूकस पॉइंट होते हैं। अब जारी बात है, सिलेंड्रिकल लाइट इस लाइन से बाहर निकलेगी रोशनी से और आगे फैलेगी। लाइट के डायरेक्शन को वेव नॉर्मल बोलते हैं, और लाइट के इस फैलाव को, इस तरह स्पेयर के फैलाव को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। मेरा ट्यूबलाइट प्राइमरी सोर्स है, और उसके बाद जब कट पेपर से वो जब बाहर निकल रहा है तो पेपर के जो पॉइंट्स है वो सेकेंडरी सोर्स बन गए लाइट के। समझ में आवत है कि नहीं आता है? हाँ मुसाब, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये एक और एग्जांपल है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल नहीं दिया है, जरूरत भी नहीं थी। आते वेव नॉर्मल। एक्चुअली वेव नॉर्मल होती क्या है? वेव नॉर्मल डायरेक्शन को बताती है कि कोई चीज कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है। इसका एग्जांपल मैं इंद्रधनुष से लेता हूँ। महाभारत में पुराने जमाने में तीर कमान बहुत इस्तेमाल किए जाते थे। तो तीर कमान हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से कोई चीज आगे बढ़ती है। जब आप किसी तीर कमान से कोई चीज को पीछे की तरफ घसीटते हो, इस तरह से ऐसा हाथ से पकड़ के, है ना, और तो तब वो चीज कहाँ पे जाती है? आगे की तरफ जाती है। तो ये जो स्पेयर है ये एक्चुअली वेव फ्रंट होता है। ये जितना बड़ा बनेगा उतना तीर आगे जाएगी। समझ गए? और तीर ये डायरेक्शन को बताती है। समझ गए? तो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को वेव नॉर्मल बोलते हैं, और ये जो स्पेयर बनता है ना इसे वेव फ्रंट बोलते हैं। किसी को कोई शंका? तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, पर ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? अब थोड़ा और डीपली आते हैं। सबसे पहले ह्यूजन प्रिंसिपल के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट को अच्छे से पढ़ते हैं। एक्चुअली बनता कैसा है ना? अब बोलेंगे सर बार बार आप एक ही चीज क्यों पढ़ा रहे हैं? तो कॉमन सेंस ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, और जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वही आपको एक्सप्लेन करना रहता है। जरा ध्यान दो यहाँ पे। एक बल्ब है, उसमें से रोशनी चारों दिशा में फैलती, और उस फैलाव से एक आर्टिफिशियल स्पेयर बनता है। होता नहीं है, बस बन जाता है ना? अब उस स्पेयर को चलो मैं जानबूझ के बना पेपर से बनाता हूँ, ठीक है, और होल कर देता हूँ। हर एक पॉइंट और होल का नाम रख देता हूँ ए, बी और सी। समझ में आ रहा है गाइस क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? अब जारी बात है, लाइट जब यहाँ से फैलेगी तो वो भी तो स्पेयर ही बनाएगी कि नहीं बनाएगी? पर पहले के स्पेयर से इसमें बनने वाला स्पेयर बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? ऑफ कोर्स छोटा रहेगा। लाइट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो छोटा स्पेयर बनेगा इसके अंदर। अब उसमें भी लाइट ऐसे ऐसे फैलेगी, आगे बढ़ेगी, डायरेक्शन आगे जाएगा। तो ये आया मेरा सेकेंडरी सोर्स, ये है मेरा प्राइमरी सोर्स। अब चलो इसमें भी होल कर दो। अगर मैं इसमें भी होल करता हूँ तो लाइट और आगे फैलेगी। ये मेरा बन जाएगा टर्शरी सोर्स, तीसरा सोर्स। फिर मैं चाहूँ तो और बनाऊं तो लाइट और आगे फैलेगी। इस तरह से लाइट आगे जाते रहेगी। समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं? कैस, कुलसुम, क्लियर है? हाँ मुसब, तबस्सुम, हाँ हाँ सर। समझ में आया ना कैसे बताना है? कि स्पेयर ऐसे ही बनता है, हाफ चांद बनता है ना, चांद। हाफ चांद बोलो या हाफ सर्कल बोलो, है ना? अब हम लोग प्लेन का देखते हैं। प्लेन में कैसा हो रहा है? जब आप टॉर्च की रोशनी मारते हो तो ये मेरा प्राइमरी सोर्स है। टॉर्च अपना क्या है? प्राइमरी। तो उससे भी एक बनता है, लेकिन कैसे बनता है? इसमें थोड़ा स्ट्रेट टाइप, मतलब ऐसा बनेगा आपका, है ना? अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे कोई स्लिट लगा देते हो और स्लिट में पॉइंट ले लो। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया था मैंने? ल्यूकस पॉइंट। ठीक है, किसी स्पेयर से बनने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? ल्यूकस पॉइंट। ये सारी चीजें क्या है? ये सब डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीटी से। अब सारी जाहिर बात है, यहाँ से जब लाइट यहाँ पे जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, और फिर से एक स्लिट पे टकराएगी तो वापस से स्पेयर बनाएगी।
डायरेक्ट ऐसा फैलेगी ना लाइट, ऐसे 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 फैलेगी, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी, फिर स्प्लिट डालो इसी तरह से तो ये जो डायरेक्शन है ये वेव नॉर्मल है, और लाइट का ये फैलाव स्पेयर है वेव फ्रंट। सेकेंडरी सोर्स पे पहुंचेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलेगा। वेव फ्रंट की बजाय क्या वर्ड यूज करने का, वेवलेट। चीज का मतलब एक ही है, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट में? देखो हम लोगों ने रिपीट कर लिया इसको, है ना, वापस से। अब आते हैं रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। देखो हम लोग को बेसिक आइडिया तो है कि कोई लाइट जब किसी सरफेस से टकराती है तो जितना वो इंसिडेंट एंगल बनाती है, जितना वो इंसिडेंट एंगल बनाती है, एक नॉर्मल लाइन भी बनाती है, उससे हम लोग को फर्क पता चलता है, उतना ही वो रिफ्लेक्शन का एंगल भी बनाती है। यानी जितना आई होगा उतना ही आर होता है। यही पढ़ा था ना हम लोग ने, कि नहीं पढ़ा था? हाँ तबस्सुम, यही पढ़े थे ना हम लोग ने 9-10 क्लास के अंदर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये लाइट जितनी जोर से टकराएगी उतनी जोर से वो बाउंस बैक पे करेगी, और जितनी जोर से वो स्टार्टिंग का एंगल बनाएगी उतना ही एंगल वो रिफ्लेक्शन में भी बनाती है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कैस वो सब क्लियर है? आगे बढ़े। अब यही चीज को हम लोग को ट्यूबलाइट से समझना है, बस फर्क क्या है यहाँ पर, हम लोग एक्चुअल एग्जांपल से समझने वाले। इसके लिए आपका ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन करना है। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से एक ट्यूबलाइट बनाती, दिख रही है आप लोग को ट्यूबलाइट? अब जाहिर बात है ट्यूबलाइट से रोशनी कैसे जाती है, ऐसे बढ़ती है। ये मान लो ये स्क्वायर जिसको मैंने सीधा बनाया, पहला स्क्वायर। पहले स्क्वायर का नाम ले लेता हूँ मैं A2B2। फिर वो जाहिर बात है लाइट रुकने वाली तो नहीं, आगे बढ़ते जाएगी, तो मैंने लकीर से बनाया, क्योंकि रोशनी को मैं दिखा नहीं सकता हूँ ना। तो अब जब वो आगे बढ़ेगी तो वो बन जाएगा A1B1। फिर वो आगे बढ़ेगी, फिर मैंने ए और बी नाम दे दिया। देखो मैंने A2B2 फिर A1B1 देन AB नाम दे दिया, है ना। तो देखो जब ये लाइट यहाँ पर पहुंची, शुरुआत में लाइट कहाँ पर थी, किधर पे थी, एयर में थी। जैसे ही ये डेंसर में कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई शाइनिंग सरफेस हो सकता है, मिरर हो सकता है। जब ए सरफेस पे पहुंच गया, मतलब ए वाली लाइट जब सरफेस पे पहुंच गई, तो दूसरी जो लाइट है, दूसरी जो वेव फ्रंट है, स्टिल वो कहाँ पर है, एयर में। यानी बी अभी भी एयर में, ए पहुंच चुका है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि दो लोग ट्रेन पकड़े, एक फास्ट ट्रेन पकड़ा, एक स्लो ट्रेन पकड़ा। दोनों की स्पीड बहुत खराब चल रही, दोनों ऐसा झटक झटक, स्टार्टिंग में दोनों सेम, ये बोरेवली में पहुंचे तो ये भी बोरेवली में पहुंची, फिर बाद में ये मीरा रोड पहुंचा तो ये भी मीरा पहुंची। उसके बाद फास्ट ट्रेन बहुत फास्ट हो जाती, सभी को पता है, वो सटासट स्पीड बढ़ गई उसकी, टड़ंग 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 टड़ंग, और वो पहुंच गई विरार। ये अभी भी विरार पहुंचने में इसको आधा टाइम लग रहा है, क्योंकि बीच में सिग्नल आ गए, रुक गई। समझ गए? ये विरार में पहुंच गई, अब ये विरार पहुंचने वाली है। तो एक और चीज यहाँ पे ध्यान देते हैं, मैंने एक और चीज क्या बताया था, वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे से मिलने वाला कौन सा टाइप का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, करेक्ट ना। तो ये जो लाइन है ना, दिस लाइन, उसका मेरे को श्योर नहीं है, शायद नहीं आना है, नहीं आना है, ठीक है। कल का कॉलेज का अगर आना रहेगा तो इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग को बता देंगे आना है या नहीं आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वेव नॉर्मल और वेव फ्रंट के बेस पे जो बन रहा है उसका श्योरिटी नहीं है, जेबा मिस से फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा बनडे का, ठीक है। वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। कैसे, देखो जरा, ये अब देखो यहाँ पे वेव फ्रंट क्या है, तो ये अंदर जो लकीर है ना, ये है आपकी वेव फ्रंट है, समझ गए। और ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये सीधी सीधी लाइन ब्लैक कलर की, ये आपकी वेव नॉर्मल है। जरा ध्यान दो, वेव नॉर्मल और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना। हाँ गाइस कुलसुम, तो ये डायरेक्शन जो बता रहा है ना आपको, ये जो लकीर सीधी गई है वो वेव नॉर्मल है, ये आपको बता रहा है लाइट कैसे जा रही है। और अंदर ये जो लकीर हमने बनाई है वेव फ्रंट है। अब प्रॉब्लम आ गया कि ए पहुंच चुका है, बी अभी तक नहीं पहुंचा। अब चलो उसको हम लोग आगे देखेंगे। एक आप एक ऑरेंज कलर की लाइट लाइन बनाते हो, ये नॉर्मल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्लेन बोलते हैं। अब बोलेंगे सर ये बनाते क्यों, मैं 9-10 क्लास से लेकर, अरे ये सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि एंगल का फर्क समझ सकें कि इंसिडेंट एंगल का एंगल कितना बन रहा है और रिफ्लेक्शन का एंगल कितने का बन रहा है। क्योंकि ये लाइन अगर नहीं खींचेंगे ना इमेजिनरी, तो जजमेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग एंगल का। समझ में आया? ये बिल्कुल कैसा वाई एक्सिस की लाइन होती है, ग्राफ का होता है ना, ग्राफ, ग्राफ की मदद लिए, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो आपने ग्राफ की मदद ली है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ए तो पहुंच गया, बी अभी तक नहीं पहुंचा।
जाहिर बात है ए रिफ्लेक्शन करना भी शुरू कर देगा, करेक्ट, पर बी उसके बाद यहाँ पहुंचेगा। जब ये ए रिफ्लेक्ट करेगा तो बी यहाँ पे पहुंचेगा। अंडरस्टूड? कहाँ है? नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। नेम चेंज करके भी हो सकता है कोई, है ना? क्या तक क्लियर हुआ? शिफा तुम्हारा ध्यान किधर है? कॉन्सेंट्रेटिंग इन योर टॉपिक। कहाँ तक हो गया? अभी यहाँ से आगे कैसे बना है? प्रॉब्लम ये रहा कि ये चलो ये 90 डिग्री है, अब मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है कि रिफ्लेक्शन में कैसे बना। ये जो लाइन बनी है ना, ये रिफ्लेक्शन कैसे करो, क्योंकि सबसे मुश्किल काम वही है। तो उसके लिए आप अपने को बेसिक जो जो हमने किया वो सब लिखेंगे। यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंट को। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो बनाना है हमें। रिफ्लेक्शन का ना मेजरमेंट नहीं मिल रहा है ना? ए टू ए वन और ए क्या लिया था मैंने, बी टू बी वन बी क्या लिया था, ये वेव नॉर्मल है, करेक्ट। और BC क्या है? CT है। BC क्या है? CT है। BC क्या? BC यहाँ से लेके यहाँ तक। अब चलो ये यहाँ पहुंच गया, उसके बाद कुछ देर के बाद ये यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। ये तो हम बना लेंगे, बराबर, इसका कोई टेंशन नहीं है। B और C भी बन जाएगा। BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर ये आप देखोगे ना, ये सब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CT से। बोलेंगे सर कैसे आया? मैंने बताया था ना अभी, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? CT होता है, करेक्ट ना? क्लियर है? आगे बढ़। अब बोला ड्रॉ आर्क। अब आर्क क्यों सर कर रहे हैं? अरे देखो रिफ्लेक्शन का लाइन चाहिए, वही तो परेशान हूं मैं। तो क्या करना है मालूम है आप लोग को? देखो आप ए भी तो आप बना लोगे, नो डाउट, आपको लाइन मिल गई है। तो आप क्या करो, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना है आपको, स्मॉल कंस्ट्रक्शन करना है सर्कल बनाने के लिए। ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस BC फ्रॉम ए। आपको B और C का डिस्टेंस लेकर पॉइंट ए पर इसका डिस्टेंस ले लो, पहले BC का डिस्टेंस ले लिया। उस डिस्टेंस को लेकर अपना जो ये आपका होता है ना, वो राउंडर क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे एक जगह पेंसिल रहती है और एक जगह निडल रहता है, उसको ले लो, राउंडर ही बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में। यस सर। तो उसके निडल को यहाँ पे रखो और पेंसिल को यहाँ रखो और एक ऐसा सर्कल बनाओ। अब बोलेंगे सर फायदा क्या सर्कल? अरे फायदा है, देखो जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सर्कल बनाने के बाद C पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन बनाओ। क्या करो? टेंजेंट लाइन बनाओ। ये टेंजेंट लाइन ही तो है तुम्हारी रिफ्लेक्शन। इससे तुमको जैसे ये बना लोगे, ये लाइन को, ए लाइन को इससे जोड़ दो। किससे? D से। कुछ समझ में आया? एक्चुअली हम लोग को लग रहा है B पर वेव फ्रंट बन रहा है, पर एक्चुअली B रिफ्लेक्शन के वक्त वेव फ्रंट कहाँ पे बन रहा है? D पे बन रहा है। तो इससे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया। आप लाइट खींच लो। समझ में आया कि मैं ये सर्कल की बनाए? सर्कल की वजह से हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला। चलो डायग्राम तो एकदम क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये अभी जरा देखो, ये जो लाइन है सर्कल की, ये नीचे वाली जो लाइन है वो 90 से कम ही है। अगर 90 डिग्री से कम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस आई। बिल्कुल इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री से कम में ही हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस आर। आई होप समझ में आया होगा क्यों लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइंगल है जिसके हम लोग टुकड़े करने वाले, जैसे ABC दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ABC देखो, ये A, ये B, ये C, इसका देखो टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिखा है। बस टुकड़ा देख लो, उसके बाद फटाफट होने वाला है, कोई टेंशन नहीं, इजी है एकदम। C और D और A दिखाई दे रहा है, CDA बड़ा सा टुकड़ा रिफ्लेक्शन साइड, ये कहीं मैंने यहाँ पे निकाला है। इसी तरह से और भी, बस ये दो टुकड़े तुम लोग को समझ में आए? किसी को डाउट है? कैस कुलसुम, बस एक बार ये टुकड़े निकाल लो तुम, फिर फटाफट करना शुरू करेंगे। क्लियर है? कैस, मुसाद, तबस्सुम, चलो अब शुरू करते हैं। सिमिलरिटी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो तुम लोग को पता ही होगी। देखो यहाँ पे जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल डी भी 90 डिग्री है। चलो अभी गेम स्टार्ट करते हैं। अगर दोनों 90 है, यानी दोनों ट्रायंगल्स एक जैसे, तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ AC बराबर है लेंथ ऑफ CA के। बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ कैस? लेंथ ऑफ BC इसी तरह से मैं बोलूंगा उसका बेस भी बराबर का, BC और DA भी बराबर होंगे। क्यों? अरे ये BC DA ही तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर मैंने बताया ना कैसे निकाला मैंने, करेक्ट ना? CT। अब उस बेस में बोल सकता हूँ एंगल ABC और एंगल CDA क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, करेक्ट। अगर ये सारी प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो उस बेस में मैं बोल सकता कि दोनों ट्रायंगल बराबर है। यस, कैन आई से दैट एंगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिंबल कौन? सिमिलर और इक्वल टू ट्रायंगल CDA। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ?
अगर दोनों ट्रायंगल्स बराबर है तो हर चीज इनकी बराबर होगी। तो बोल सकता हूँ एंगल BCA और एंगल DAC वो भी बराबर होंगे। एंगल BC जब भी ऐसा लिखते हैं ना समझ जाएगा ये बीच वाले एंगल की बात हो रही है सर। BC का एंगल क्या है 90 माइनस आई और DAC का एंगल क्या है 90 माइनस आर। दोनों में 90 कॉमन है कट गया, क्या बचा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। समझ में आया? किसी को डाउट है? देखो प्रूव हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इजी है, समझ में आया? गाइस कुलसुम तबस्सुम साहब कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस पे इसलिए मैं थोड़ा इतना अच्छे से बता रहा हूँ। एग्जाम में ये पूछता है, आया ना तो डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए आएगा 4 मार्क्स, और नहीं आया तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए अच्छे से कर लेना कि लाइट। अच्छा एक और चीज था, ये ना बच्चों को बहुत टफ पड़ता है रिफ्रैक्शन। तो मजे की बात ये है कि ये वाला पार्ट है ही नहीं, ये वाला पार्ट निकाल दिया गया है इस बार एग्जाम में से। तो अच्छा हुआ ना, ये थोड़ा सा टफ था रिफ्लेक्शन से, तो जो टफ पार्ट है वो निकाल दिया गया। तो बच्चों को सब इजी इजी दे के रखा है। प्लेन पोलराइजेशन भी तुम लोग देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास एक और नोट्स है, मैं उसमें दिखा देता हूँ कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है आपको। जो देखो ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है सभी को, जो भी ब्लू कलर में रहेगा वो पार्ट नहीं है एग्जाम में। उसके बाद आगे लिखा है लिखा हुआ है डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो ये वाला पार्ट ये देखेंगे हम लोग, है ना। पोलराइजेशन पार्ट देखो ब्लू कलर में लिखा है, दैट मीन्स वो पार्ट नहीं है, तो हम लोग को अभी वो पढ़ना नहीं है ना। एक यंग मॉडल से ये पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं यंग मॉडल्स, है ना। चलो बंद कर देता हूँ। ये मैं इसलिए देख रहा था बस ये देखने के लिए कि क्या पढ़ाने, तो ये पार्ट हमें पढ़ना ही नहीं है, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा एक नोट्स का पार्ट। अब हम लोग दूसरे नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, हम ये इस पार्ट में आ रहे हैं। तो ये सब थियरी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज है वो सब नहीं पढ़ना है। सुपरपोजिशन को भी हम लोग को नहीं देखना। हम लोग कहाँ पे आएंगे डायरेक्टली, यंग मॉडल्स पे आता हूँ डायरेक्टली, जो मेन पार्ट है। हाँ ये यहाँ से थोड़ा नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये नॉलेज का बाद में देखते हैं, यंग मॉडल्स देखते हैं, ये ज़रूरी है। ये भी एग्जाम के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडल्स एग्जाम में आने के चांस बहुत हाई है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत आसान है। यंग मॉडल्स क्या बोलता है, वही चीज़, बस लिखने का तरीका अलग है बस। देखो प्राइमरी सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी होगा, है ना। अब उसमें से आपकी लाइट इस तरह से वेव फ्रंट बनाते हुए आगे बढ़ेगी। सिर्फ हम लोग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें, बाकी सब कुछ सेम। अब जैसे आगे बढ़ी तो एक आपने मान लो एक स्लिट लगा दी और उसमें 2 पॉइंट ले लिए। अगर आप 2 पॉइंट लेंगे तो दोनों सेकेंडरी सोर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये आपका हो गया प्राइमरी सोर्स, ये हो गया सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का आपने नाम दे दिया, मान लो एस देते थे। सेकेंडरी सोर्स में आपने कितने होल किए हैं स्टूडेंट्स, 2 होल किए। तो पहले सेकेंडरी सोर्स को S1 बोलो और दूसरे सेकेंडरी सोर्स को S2 बोलो। समझ आए यहाँ तक? हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखने वाले। अब जारी बात है इनमें से लाइट ऐसे फैलेगी, ऐसे फैलेगी, ऐसे फैलेगी, आगे बढ़ते जाएगी। दूसरे से भी लाइट इस तरह से आगे बढ़ेगी, फैलते जाएगी। ठीक है, जब लाइट जब फैलेगी ना दोनों सोर्स से, तो कुछ ना कुछ पोजीशन में वो टकराने वाली है। क्या होगी? टकराएगी। समझ में आया? इस टकराने से दो चीज हो सकती है, या तो लाइट ब्राइट होएगी, या तो टकराने से लाइट और रोशन होने की बजाय डार्क हो जाएगी। समझ गए? तो ब्राइट और डार्क कब होगी? तो यहाँ पे साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर 2 डार्क लाइट आपस में मिलती है तो आपको जो लाइट मिलेगी, देखो मैंने यहाँ पे 2 सिंबल दिए, स्टार और दूसरा डॉट। तो स्टार के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टार मतलब ब्राइट। अगर 2 सेम टाइप की लाइट आपस में टकराती है, सेम कलर जहाँ पे दिख रहा है देखो ब्लैक ब्लैक आपस में, तो ब्राइट लाइट मिलेगी। पर अगर डार्क और ब्लैक लाइट, मतलब एक लाइट डार्क है दूसरी ब्राइट है, वो अगर आपस में टकराएगी तो आपको जो भी लाइट मिलेगी वो डार्क ही मिलेगी। दूसरा चीज, आपको हमेशा सेंटर पे ब्राइट लाइट ही मिलेगी। क्या मिलेगी सेंटर में? हमेशा ब्राइट लाइट। अभी इसको दिखा नहीं सकते, इसका एग्जांपल लेते हैं ना। 2 ऐसा बल्ब लगे हुए, ठीक है, मान लो एक विंडो के पास। जब ये 2 बल्ब की लाइट आपस में टकराती है ना, तो अगर सेम रोशनी आपस में टकरा रही है, मान लो ब्राइट ब्राइट, तो लाइट और ब्राइट होगी। पर अब ब्राइट और डार्क टकराएगी ना, तो चांसेस कम हो जाएंगे, आपको डार्क लाइट ही मिलेगी। समझ में आया? तो दो यहाँ पे मैंने देखो ग्रीन और ब्लैक कलर ले लिया समझाने के लिए
कि अगर डिफरेंट कलर आपस में टकराते हैं, जैसे एक ग्रीन और एक ब्लैक, है ना, तब आपको लाइट कैसी मिलेगी? डार्क मिलेगी। डॉट का मतलब क्या है? डार्क। और अगर आपको डिफरेंट 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 नहीं, सेम कलर, मतलब ब्लैक ब्लैक टकरा रहा है या ग्रीन ग्रीन से ही टकरा रहा है मान लो, तो आपको कौन सी टाइप की लाइट मिलेगी? ब्राइट मिलेगी। तो यहाँ पर जो स्टार सिंबल लिया है ना, वो ब्राइट लाइट के लिए। किसके लिए? ब्राइट। और डॉट किसके लिए लिया है? डार्क लाइट के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं गाइस? कुलसुम, हाँ तब मुसब, तबस्सुम, क्या चीज किसके लिए डार्क और ब्राइट समझ रहा है? क्योंकि हम लोग समझाने का बहुत मुश्किल है ना, हम लोग को एक वो क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा यहाँ, है ना। अब इसको मैं ज्योमेट्रिकल मेथड से समझाता हूँ वही चीज को। इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा सोर्स है, देखो यही चीज को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सोर्स। फिर बाद में इसमें स्प्लिट किया, ल्यूकस पॉइंट लिए, सेकेंडरी सोर्स S1 और S2। अब S1 से और S2 का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल डी से। अब जारी बात, लाइट कहीं ना कहीं पड़ेगी। देखो हम कब लाइट को देख पाते हैं? जब वो सेकेंडरी सोर्स होती है, प्राइमरी सोर्स लाइट हम नहीं देख सकते। सच है कि नहीं? तो जाहिर बात है, जब ये लाइट कहीं ना तो कहीं टकराएगी, तो वो हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीन। तो मान लो ये जो X और Y है ना, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? स्क्रीन। ये यंग मॉडल्स ने एक्सप्लेन किया, तो वही हम कर रहे हैं। अब जाहिर बात है, जब ये लाइट यहाँ टकराएगी तो क्या देगी? देखो कितना लेट आएगा, अभी लूंगा ही नहीं मैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। ये स्क्रीन है हमारा। चलो, अब जाहिर बात है, लाइट तो हर जगह जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे? हर एक सोर्स के दो रेज लेंगे। कितने लेंगे? दो रेज लेके समझेंगे। तो पहली सोर्स में से लाइट ऊपर भी जा रही है और एक लाइट सीधी भी जा रही है। सीधा बताना कंपलसरी है। सीधा अगर लाइट जाती है तो ब्राइट लाइट ही देती है, और ऊपर जा रही है उस पॉइंट का नाम मैंने पी दे दिया। मान लो सेकेंडरी सोर्स लाइट भी सीधी जा रही है, उसका नाम मैंने एन पॉइंट दे दिया, और ऊपर की तरफ भी जा रही है, उसका नाम मैंने पॉइंट पी दे दिया। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो उसका क्या है? रास्ता है, लाइट का रास्ता है। उसका डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया है? डी से। यानी जो भी लाइट ऐसे जा रही है ना, इधर से इधर, उसको मैं डी डिस्टेंस, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, सोर्स से भी मैंने एक डॉटेड लाइन खींची। ये डॉटेड लाइन ना सेंटर लाइन है, ये बताने के लिए कि हमेशा सेंटर में लाइट ब्राइट ही रहती है। ओके, ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो चीज बताया, पी बी और एम पी। पी से एम तक का डिस्टेंस नहीं लिखा मैंने, पी से ओ तक का डिस्टेंस, ये जो ब्राइट लाइट जहां जा रही है ना, पी से ओ तक का डिस्टेंस क्या लिया है मैंने? एक्स लिया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से छोटा डिस्टेंस भी मैंने लिया। जैसे ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या? डी है, तो इसका आधा क्या होगा? आधा क्या रहेगा? बोलो ना, डी अपन टू रहेगा कि नहीं? हाफ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होएगा ना। देखो मैंने वही लिखा है। तो एम से ओ का डिस्टेंस डी अपन टू है, और ओ से एन का डिस्टेंस क्या है? डी अपन टू। क्लियर है? कोई को डाउट? डायग्राम समझ में आया? किसी को कोई डाउट है डायग्राम में? काइस, कुलसुम, मुसाद, तबसुम, एनी डाउट? डायग्राम बहुत जरूरी है, वो अभी फटाफट सॉल्व करेंगे। क्लियर है? समझा सर। ये जरूरी है। अगर एक बार डायग्राम समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। रानम बालगी। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक बार डायग्राम हो गया, अब हमें पता क्या करना है? हमें ये पाथ डिफरेंस से तो निकालना है, ये जो दो सोर्स ऑफ लाइट है ना, उसका रास्ते का डिफरेंस निकालना, कि जब स्क्रीन पे पड़ा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस। तो बहुत आसान है। पाथ डिफरेंस क्या होगा? बहुत ही इजी। कौन सा एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं स्क्रीन का? देखो बहुत सारे पॉइंट है स्क्रीन में, तो मैं पी फिक्स कर लेता हूँ कि हम दोनों सोर्स का पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर पी का निकालनी है तो बाकी का भी निकाल सकते हैं। तो S2P माइनस S1P, दोनों सोर्स से पॉइंट पी के पाथ का डिफरेंस निकालते हैं। कैसे लिखते हैं? डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, S2P माइनस S1P। करेक्ट? तो आगे बढ़ते हैं। अब S2P और S1P को जरा वापस से गौर से देखो, तुमको ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा? बड़ा और छोटा ट्राइंगल SPN, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा S2PN, दिख रहा है कि नहीं? अब अगर ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? S1P² इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर। PM की वैल्यू क्या है? तो जरा वापस आओ डायग्राम में। PM की वैल्यू है x, नहीं PM की नहीं, OP की वैल्यू x है। PM की वैल्यू तो x नहीं है, यानी PM की वैल्यू में x तो लिया, तो D/2 को माइनस करके शो करना पड़ेगा कि इतना वाला हिस्सा नहीं है।
है ना, डिस्टेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x माइनस डी अपॉन टू होल स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ, पूरा x नहीं है ना, x का कौन सा हिस्सा गायब है, डी अपॉन टू वाला। S1m क्या है, पाथ डिफरेंस, वो क्या है, कैपिटल डी। समझा पहला इक्वेशन कैसे लिखा। अब दूसरा वाला इक्वेशन लिखते हैं, ट्राइंगल S2PN, ट्राइंगल S2PN, तो S सेम फॉर्मूला लेंगे, S2P स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस S2N स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इधर पे PN एक्चुअली क्या है, x से भी ज्यादा, यहां से लेके यहां तक, तो x तो आ जा रहा है, उसके साथ साथ d अपन 2 को भी ऐड करना पड़ेगा, पूरा डिस्टेंस चाहिए ना, तो वो हो जाएगा x प्लस डी अपन 2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना, माइनस करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपको पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला मिलेगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि लेस देन 1 मिनट बाकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो वापस आपको 5 मिनट में वापस सेम लिंक पे रिकनेक्ट करना है। ओके, चलो मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है।